टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम देख रहे थे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज 2 देख चुके थे। तीसरे नंबर की टेस्ट सीरीज में हम तक 25 नंबर के प्रश्नों को देख चुके थे। आज हम देखेंगे अगला 26 नंबर का प्रश्न है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा इस प्रकार की वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो अगला हम 26 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दर्रा राज्य, जोजिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है सिपकीला हिमाचल प्रदेश। तीसरा है जेलेपला सिक्किम। बारालाचा उत्तराखंड। बारालाचा उत्तराखंड। इसमें देखते हैं हमारा नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ए केवल 1 2, बी केवल 2 3, सी केवल 3 4, डी केवल 1 4। तो इसमें हमें सही सुमेलित करना है। इसमें हम देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। आप लोग आंसर करिए इसका। इसमें जो सिपकीला है वो हिमाचल प्रदेश, ये सही हो जाएगा। और जो जेलेपला है वो सिक्किम। तो हमारे इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा। तो जो इसमें हम और देखेंगे क्या है, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा हम देख लेते हैं जोजिला। जो जोजिला है जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यह एक उच्च स्तरीय पर्वतीय दर्रा है। जो बारालाचा है यह जास्कर श्रेणी में स्थित है, एक पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौर जिले को जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जोड़ता है। जो सिपकीला है ये आप लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश है, भारत और चीन की सीमा पर स्थित पर्वतीय दर्रा है। नाथुला है, जो इस दर्रा अगर देख ही रहे तो हम नाथुला दर्रा भी देख लेते हैं। नाथुला यह पूर्वी सिक्किम जिले में हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। यह सिक्किम को तिब्बत चीन से जोड़ता है। यह दर्रा प्राचीन सिल्क मार्ग का एक मुख्य भाग है। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह दर्रा प्राचीन सिल्क मार्ग का एक मुख्य भाग है। अगला है खैबर दर्रा। यह पाकिस्तान के उत्तर में अफगानिस्तान की सीमा के निकट पर्वतीय दर्रा है। बोलन दर्रा पश्चिमी पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत की तोबा काकर श्रेणी से होकर गुजरने वाला एक पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा दक्षिण में रिंदली से उत्तर में कोलपुर तथा बेलन घाटी के 89 किलोमीटर लंबा विस्तृत संकीर्ण भाग है। तो हम दर्रा वाले पूरे चैप्टर को देख चुके हैं और जो भी दर्रा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जल विज्ञान के सूखे का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ए समय की और स्थानिक वर्षा के असंतुलित वितरण के साथ लंबी अवधि तक पर्याप्त वर्षा। बी है इसमें जल संग्रहण और जलाशयों में जल की उपलब्धता में अत्यधिक कमी। तीसरा है सी मृदा आर्द्रता के दबाव के कारण फसल का खराब होना। सी है जल की कमी के कारण पारितंत्र की उत्पादकता में कमी। तो इसमें आप लोग आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। सर्वश्रेष्ठ वर्णन कौन करता है। इसमें जो है ये हो जाएगा जल संग्रहण और जलाशयों में जल की उपलब्धता की अधिक कमी, यही जो है सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। 27 नंबर के प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा जल विज्ञान के तहत। अगला देखते हैं हम 28 नंबर का प्रश्न है। उत्तरी गोलार्ध में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ए ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा ये स्थल और समुद्र दोनों के ऊपर उत्पन्न हो सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो इसमें हमें सही आंसर करना है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें हमारा देखते हैं अगर हम तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ये स्थल और समुद्र दोनों की ओर उत्पन्न हो सकते हैं। इन चक्रवातों का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र पर होता है और यह स्थल एवं समुद्र दोनों के ऊपर उत्पन्न हो सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में पवन का वेग बहुत अधिक होता है या अधिक विनाशकारी होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में बहिरुष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जबकि पूर्व से इसमें पश्चिम लिखा है, तो पहला गलत कथन वैसे गलत हो गया है। अगला देखते हैं हम 29 नंबर का प्रश्न है।
वायु परिसंचरण की दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है हमारा, यह मतलब कथन एक है, विषुवत रेखा पर पवन समदाब रेखा के समकोण पर बहती है। दूसरा है, कोरियालिस बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। तो इसमें हमें देखते हैं 29 नंबर के प्रश्न में क्या सही हो जाएगा। विषुवत रेखा पर पवन वायुदेव, आप लोग आंसर कीजिए इसका। इसमें अगर हम देखते हैं तो दोनों हमारा कथन सही हो जाता है। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण अधिक होता है। कोरियलिस बल अक्षांश का कोण प्रत्यक्ष समानुपाती होता है या ध्रुवों पर अधिक होता है। विषुवत रेखा पर अनुपस्थित और शून्य होता है। दूसरा सही है और पहला भी सही हो जाएगा कि विषुवत रेखा पर कोरियलिस बल शून्य होता है। पवनों का समदाब रेखाओं के समकोण पर पवन जो है समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। निम्न दाब अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। दोनों का सही हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा 29 नंबर के प्रश्न में। अगला देखते हैं हम 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल बनाती हैं? ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बी जावड़ी की पहाड़ियाँ, सी सतमाला की पहाड़ियाँ, डी है नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, डी है। तो इसमें हमको सही आंसर करना है। इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें अगर हम देखते हैं इसमें नीलगिरी की पहाड़ियाँ ऑप्शन यही सही हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट देखते हैं, पश्चिमी घाट में कौन सा? इसमें स्थानीय रूप से अलग अलग नामों से, इसे स्थानीय तौर पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ, केरल में अन्नामलाई पहाड़ियाँ एवं कार्डमम पहाड़ियाँ। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों पश्चिमी घाट से निकलती हैं। और जो पूर्वी घाट है इसमें देखते हैं, पूर्वी घाट महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो इस क्षेत्र में डेल्टाएं बनाती है द्वारा अत्यधिक अपरदित होती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं, जावड़ी, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आदि शामिल हैं। अगला देखते हैं हम 31 नंबर का प्रश्न है, यह शुष्क वृष्टि छाया वाला मरुस्थल है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी से कोलोराडो पठार तक फैला हुआ है तथा उत्तर में ब्रिटेन ग्रेट बेसिन और दक्षिण में सोनेरन मरुस्थल में विलीन हो जाता है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस मरुस्थल का वर्णन करता है? ए पेटागोनिया का मरुस्थल, दूसरा बी है मोजावे मरुस्थल, सी है गिब्सन मरुस्थल, डी है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो 31 नंबर के प्रश्न हम देखते हैं ये किसकी विशेषता है, आप पढ़िए। जो है इसमें पेटागोनिया का ये सही नहीं क्योंकि अर्जेंटीना का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। और देखते हैं हम मोजावे, तो मोजावे एक शुष्क वृष्टि छाया वाला प्रदेश है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे शुष्क मरुस्थल है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न है, विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? तो 32 नंबर का प्रश्न है, आप काफ़ी आसान सा प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर करिए, जरूर से जरूर आंसर करिए। ए दक्षिणी अमेरिका, बी अफ्रीका, सी एशिया, डी अफ्रीका यूरोप। इसका आप लोग बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर दीजिएगा आराम से। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये सबसे नीट। अगला देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न है, यह एक गोलाकार शीर्ष और चपटे आधार वाला एक ऊर्ध्वाधर मेघ है जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशिष्ट रूप से पाया जाता है। यह ऊपर उठने वाली संवहनी धाराओं से संबद्ध है। इसका विशाल सफ़ेद गोलाकार पुंज सूर्य की उपस्थिति में धूसर दिखाई दे सकता है, किंतु यह एक स्वच्छ मौसम का मेघ है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ का वर्णन है? 33 नंबर का प्रश्न में हम देखते हैं कौन सा सही होगा। पक्षाभ। तो पक्षाभ को हम सबसे पहले देखें पक्षाभ क्या होता है।
तो पक्षाप जो होता है वो रिश्तेदार दुखी दिखाई देता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कपासी। कपासी एक गोलाकार शीर्ष चपटे आधार वाला ऊर्ध्वाधर मेघ होता है, ये सही हो जाएगा। इसमें हमारा दूसरा कपासी सही हो जाएगा, आंसर कपासी। अगला देखते हैं हम 34 नंबर का प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, आंतरिक हिमालय को हिमाद्री या महान हिमालय के रूप में जाना जाता है। दूसरा है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा आंतरिक हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। तो इसमें हमें देखते हैं कौन सही हो जाएगा। अब लोग इसका आंसर कीजिए आराम से विचार करके। जो हिमालय हो 3 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बना है। इसमें महान हिमालय, आंतरिक हिमालय जिसे हिमाद्री कहा जाता है क्योंकि यह पूरे वर्ष हिम से ढका होता है, तो इसमें कथन एक सही हो जाएगा। दूसरा कथन देखते हैं, इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848, नेपाल की अन्नपूर्णा 8,078, कश्मीर का नंगा पर्वत 8,126 और भारत की सबसे ऊंची चोटी 8,598 शामिल है, एक कंचनजंगा। तो इसमें हमारा इस प्रकार से 34 नंबर के प्रश्न में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? एक उड़ीसा, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम। एक त्रिपुरा, दूसरा है त्रिपुरा, एक है उड़ीसा, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मिजोरम, चौथा असम। नीचे के कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 2 3, बी केवल 2 3, सी 1 3 4, डी 2 4। तो 35 नंबर का प्रश्न है, हम देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें होकर गुजरती है, इसको आपको चुनना है। तो इसमें मिजोरम और त्रिपुरा जो है सही हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 2 और 3। 36 नंबर का प्रश्न है, हम देखते हैं, जैविक हथियार अभिसमय विपंस बायोलॉजिकल वेपन्स कंसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जैविक और विषाक्त दोनों प्रकार के हथियारों के विकास एवं उपयोग को प्रतिबंधित करता है। दूसरा है, यह सामूहिक रूप से विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड निरस्त्रीकरण समिति सम्मेलन के दौरान इस विषय पर बातचीत की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1 2 और 3। तो इसमें हम देखते हैं, आप लोग आंसर कीजिए। हाल ही में अगर इसकी हम देखते हैं, थोड़ा करंट अफेयर का है तो इसकी थोड़ा सी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि सभी देशों के जैविक विषाक्त हथियार अभिसमय कार्यान्वयन सूचित करने के लिए आह्वान किया है। इसलिए इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा और पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही हो जाएगा। तो देखते हैं हम तीसरा कथन क्या है हमारा। इसमें तीसरा, जिनेवा स्विट्जरलैंड निरस्त्रीकरण सम्मेलन पर बातचीत की थी, ये भी सही हो जाएगा। हमारा तीनों सही हो जाएगा इसमें। इस प्रकार से इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा डी 36 नंबर के प्रश्न में। आगे देखते हैं हम 37 नंबर का प्रश्न है, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, गैस के रूप में प्राकृतिक रूप से प्रयोग करने योग्य मात्रा में विद्यमान हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। दूसरा कथन है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना तमिलनाडु से प्रारंभ की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं जो क्या सही हो जाएगा। हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी द्वारा आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक गलत हो, तमिलनाडु गलत हो जाएगा क्योंकि आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। इसमें इसी प्रकार से हमारा दूसरा कथन गलत हो जाता है। देखते हैं पहला कथन क्या होगा। पवन और सौर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का प्रयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभाजित करके हाइड्रोजन उत्पादन किया जाता है। दूसरा भी गलत हो जाएगा। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा,
ना तो 1 ना तो 2। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से संचलन मंद बृहत संचलन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, किए जा सकते हैं। एक है मृदा समर्पण, दूसरा है, 2 है मृदा भूप्रवाह, तीसरा है अपवात। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, बी केवल 2 3, सी केवल 1 3, डी 1 2 3। तो इसमें हम देखते हैं मृदा सर्पण क्या होता है। मृदा सर्पण में ढलान पर मंद गति नीचे की ओर गिरने वाली मृदा जल में संतृप्त अवस्था के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। पहला हमारा हो गया, पहला ही सही हो जाएगा, यही वर्गीकृत करता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, केवल 1। 39 नंबर का प्रश्न है, महासागरों में तापमान वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, समुद्रों की गहराई बढ़ने के साथ तापमान का एक समान दर से घटता है। दूसरा है, उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। नीचे के कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो इसमें हमें चुनना है कौन सा सही हो जाएगा। इसमें हमारा 1 सही नहीं होगा कि महासागरों में उच्च तापमान सदैव उसकी ऊपरी सतहों पर होता है, क्योंकि सूर्य के ऊष्मा से प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव प्राप्त करता है और ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन प्रक्रिया से प्रेषित होती है, पहुँचती है, तो कम होगा। पहला हमारा गलत हो जाएगा। इसमें हमारा दूसरा सही होगा, केवल 2, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2। अगला देखते हैं, 40 नंबर का प्रश्न है हमारा। 39 नंबर हो गया है। भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है हमारा, यह आर्कटिक सर्कल के पास उत्पन्न होने वाली ठंडी और सर्द उत्तरी पवनों से उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। दूसरा है, यह मानसूनी पवनों को रोककर उन्हें उपमहाद्वीप के भीतर अपनी आर्द्रता मुक्त करने के लिए बाध्य करता है। नीचे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा उत्तर होगा। आप लोग इसका आंसर कीजिए आराम से 40 नंबर के प्रश्न का। इसमें हमारा पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा इस प्रकार से। अगला देखते हैं हम, 41 नंबर का प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ी, दूसरा है सतमला की पहाड़ी, तीसरा है कैमूर पहाड़ी, चौथा है रामगढ़ी पहाड़ी। उपयुक्त पर्वतमालाओं को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में लिखिए। तो अगर हम इसका सही क्रम देखते हैं तो पहले सतमला है, फिर महादेवा हिल्स है, कश्मीर हिल्स, रामगढ़ हिल्स, इस प्रकार से हैं। इसमें देखते हैं हम पहले सतमला 2, महादेवा 1, कैमूर 3, रामगढ़ 4। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही सही होगा ना, तो यही सही इसका सीक्वेंस होगा। अगला देखते हैं, 42 नंबर का प्रश्न है, महासागरों में विद्यमान लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक लवणता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। दूसरा है, हैक्लोक्लाइन क्षेत्र में गहराई बढ़ने के साथ लवणता तीव्रता से घटती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो 42 नंबर का प्रश्न, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो इसमें हमको आंसर करना है। आप लोग आंसर कीजिए इसका क्या होगा सही। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है और लोग इसको बहुत इजी के चक्कर में बहुत कंफ्यूज होकर इसको गलत कर देते हैं। आप लोग इसका आंसर कीजिए आराम से। इसमें हम देखते हैं हमारा पहला जो कथन है वो सही हो जाएगा और दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको हम अगर थोड़ा व्याख्या में देखते हैं तो देख सकते हैं, जो सामान्यतः कम लवणता वाले जल के नीचे जो सामान्यतः कम जो लवणता वाला जल होता है नीचे अवतलित हो जाता है। इसे लवणता का स्तरीकरण या स्ट्रीफिकेशन कहते हैं या हो जाता है। तो कथन दूसरा सही नहीं होगा, कथन 1 सही है। 42 नंबर के प्रश्न में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1।
निम्नलिखित शहरों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रायपुर, दूसरा भोपाल, तीसरा लखनऊ, चौथा जयपुर। नीचे के कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 3 1 2 3 1 4 2, बी 3 1 2 4, सी 1 2 1 3 2 4, डी 1 2 3 4। तो इसमें हमको सही सीक्वेंस लगाना है। 43 नंबर का प्रश्न है। पूर्व में सबसे पहले क्या है? राजस्थान है। उसके बाद हमारा एमपी पड़ता है। उसके बाद हमारा लखनऊ पड़ता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ पड़ता है। तो हमको इसी तरीके से जाना है। जयपुर सबसे पहले होगा। सबसे पहले इसमें जयपुर हो जाएगा। सबसे पीछे मतलब अगर उधर से जाना है तो जयपुर। और उसके बाद हमें देखना है भोपाल। चौथा दूसरा हम देखते हैं। इसमें हमारा बी सही जा रहा है। बीच में है लखनऊ। इसमें हमारा सी नंबर का सही प्रश्न सही, वो सी नंबर का जो है सही हो जाएगा। चार 2 3 1। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेपीय प्रकार की जलवायु की एक विशिष्ट विशेषता है? एक है उत्तरी गोलार्ध में केवल उपमहाद्वीप जलवायु प्रकार के घास मैदान पाए जाते हैं। दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों में समुद्री प्रभाव के कारण पूरे वर्ष वर्षा होती है। नीचे के कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। 44 नंबर का प्रश्न है। इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो जो आप लोग उत्तर की आंसर कीजिए इसका। इसमें हमारा जो है पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा नहीं सही होगा। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो स्टेपीय और शुष्क घास मैदान होते हैं ये उष्णकटिबंधीय ध्रुवों की क्षेत्रों के बीच इसे समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में विकसित होते हैं। समशीतोष्ण क्षेत्र में भिन्न भिन्न मौसमों में तापमान में व्यापक परिवर्तन होता रहता है। यहाँ शीत ऋतु अधिक ठंडी और गर्म ऋतु अत्यधिक उष्ण होती है। हालांकि ये पछुआ पवनों द्वारा प्रभावित पेटी में स्थित होती हैं। अगला देखते हैं हम। 45 नंबर का प्रश्न है। वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धरातल से 120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के कुल आयतन के 1% से भी कम है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो बहुत ईजी सा बहुत ही ईजी प्रश्न है हमारा। आप लोग इसका बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। पहला जो है ये सही हो जाएगा। दूसरा ये भी सही हो जाएगा। 45 नंबर के प्रश्न में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सब जानते हैं 1% से कम है 0.03% है, ये भी सही है। 120 के बाद 120 किलोमीटर के बाद जीरो हो जाती नगण्य हो जाती है, ये भी सही है। अगला देखते हैं हम। 46 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को मोलासेस बेसिन कहा जाता है? ए असम, बी पंजाब, सी मिजोरम, डी तमिलनाडु। तो मोलासेस क्या होता है? महाद्वीपीय महासागरीय अवसादों से युक्त प्राचीन खंडित चट्टानों का स्थूल जो समूह होता है उसे कहते हैं। यह मुख्य रूप से तटीय अवसादों के रूप में पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर और सेल से बने होते हैं। निक्षेपण पर्यावरण में समुद्र तट, लैगून, नदी प्रवाह क्षेत्र, पश्चात कयाल्या अनूप में शामिल है। तो इसमें हमारा मिजोरम सही हो जाएगा। ऐसी स्थिति जो है जो भी विशेषता है ये मिजोरम में है। तो 46 नंबर का प्रश्न हमारा मिजोरम सही हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। एक स्पेन, दूसरा साइप्रस, तीसरा जॉर्डन, चौथा सीरिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा भूमध्य रेखा के साथ सीमा साझा करते हैं? 47 नंबर का प्रश्न है हमारा। देखते हैं। ए 1 2 3 4, बी केवल 1 2 4, सी केवल 2 3 4, डी केवल 1 2 4। तो इसमें हमारा देखते हैं स्पेन हो जाएगा, साइप्रस हो जाएगा और सीरिया हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1 2 4। 40 नंबर का प्रश्न है। खगोल विज्ञान के संदर्भ में विजिल मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक पहल है। दूसरा है यह पृथ्वी की कक्षा में आने वाले क्षुद्र ग्रहों की अग्रिम चेतावनी देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही। तो इसमें आप लोग आंसर कीजिए।
इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। विजिल मिशन को देखेंगे हम सबसे पहले। विजिल मिशन, जिसे पहले लैंग्रोज के नाम से जाना जाता था, यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक आगामी अंतरिक्ष मौसम मिशन है। यह इसमें कथन एक सही हो जाएगा इस प्रकार से, पहला कथन सही हो जाएगा। 48 नंबर के प्रश्न में पहला कथन सही हो जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य हमारे सक्रिय अप्रत्याशित सूर्य की निगरानी करना तथा ताकि पृथ्वी पर स्थित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की रक्षा की जा सके, साथ ही अंतरिक्ष खोजकर्ता को इस भीषण विस्फोटों से बचाया जा सके। देखते हैं हम, पहला इसमें सही हो जाएगा। और यह मिशन जो है हमें पृथ्वी पर आने वाले सौर तूफानों की अग्रिम चेतावनी देगा। यह इन चेतावनी के माध्यम से कक्षा में कार्यशील उपग्रहों के धरातल पर स्थित बुनियादी ढांचों, वर्तमान एवं भावी अंतरिक्ष खोजकर्ता के संरक्षण हेतु अधिक समय उपलब्ध कराता है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा परिरक्षित न किए जाने वाले हमारे सूर्य से उत्पन्न फ्लोअर्स, कोरोनल मास इंजेक्शन जैसी अप्रत्याशित सौर घटनाओं के संवेदनशील स्थिति को भी संरक्षण प्रदान कर लेगा। इसलिए कथन 2 सही नहीं है, तो 48 नंबर के प्रश्न में ए ऑप्शन सही हो जाता है। 49 नंबर का प्रश्न है हमारा, अर्धचालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तांबा या एल्युमिनियम की तुलना में अधिक विद्युत का संचालन करते हैं। दूसरा है, इनकी चालकता और अन्य गुणों को डोपिंग प्रक्रिया के माध्यम से अशुद्धियों को मिलाकर परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा है, इनका उपयोग कम्युनिटी इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स के लिए किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल केवल 1 2, बी केवल 3, सी 2 3, डी 1 2 3। तो 49 नंबर का प्रश्न है हमारा, इसको हम सब देखते हैं। ये तांबा एल्युमिनियम की तुलना से अधिक विद्युत का संचालन करते हैं, ये हमारा पहला कथन गलत हो जाएगा। इसकी चालकता और अन्य गुणों को डोपिंग की प्रक्रिया में अशुद्धियों से मिलाकर, ये हमारा दूसरा और तीसरा कथन सही हो जाएगा। 2 और 3 इसमें हमारा सही होगा। 49 नंबर के प्रश्न में हमारा 2 3 सही हो जाएगा। इसमें इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 3। इसको हम देखते हैं। चर्चा में गया हो, कोविड संबंधी व्यवधानों के कारण अर्धचालकों की आपूर्ति घट गई थी, परंतु निर्माण श्रृंखला को पुनः सामान्य होने के साथ आपूर्ति में वृद्धि होने लगी। अर्धचालकों की आपूर्ति पर यूक्रेन संकट के कारण भी एक बार फिर से खतरा उत्पन्न हो रहा है। अर्धचालक एक भौतिक उत्पाद है जिसमें सामान्यतः सिलिकॉन होता है या कांच जैसे विद्युत रोधी इंसुलेटर से अधिक, लेकिन तांबा एल्युमिनियम जैसे शुद्ध चालक से कम विद्युत संचालन करता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। आगे देखते हैं हम। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्लेट सीमा के साथ भूपर्पटी या तो नष्ट हो जाती है या निर्मित होती है? अभिसरण, दूसरा है अपसारी, तीसरा है तीसरा है रूपांतर। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 50 नंबर का प्रश्न है, इसको हम देख रहे हैं, तो इसमें आप लोग आंसर कीजिए आराम से। जो अभिसरण होता है वो क्या होता है हम पहले देखें। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है तथा भूपर्पटी नष्ट हो जाती है, उसे अभिसरण सीमा के रूप में जाना जाता है। वह स्थान जहां प्लेट धंसी है उसे प्रतिष्ठान सबस्टेंस जोन्स कहा जाता है। ऐसे होता है जो, और इसी से भूपर्पटी नष्ट हो जाती है। इसमें यही सही हो जाएगा, ये पहला सही हो जाएगा। और देखते हैं हम दूसरा, अपसारी सीमा क्या होती है? जहां 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग होती हैं तथा नीचे भूपर्पटी का निर्माण होता है, उन्हें अपसारी सीमा के नाम से जाना जाता है। वहां जहां प्लेट एक दूसरे से दूर हो जाती है, प्रसर स्थल, स्प्रेडिंग साइट कहलाते हैं। दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, रूपांतर सीमा वह होती है जहाँ ना तो कोई भूपर्पटी का निर्माण होता है, ना ही कोई भूपर्पटी का नाश होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें हमारा 1 और 2 दोनों सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लगातार हम आपके लिए विजन IAS की पूरी टेस्ट सीरीज जो है चालू कराते रहेंगे। आप लोग कमेंट करिए अगर कुछ भी समस्या हो, अगर और स्टडी से रिलेटेड करंट अफेयर के अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप लोग मैसेज कीजिए। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें।